Students, we teach chapter number 3 in history. We explain 2 videos in Saturday. The third video is the 19th century 1815 to 1914. We continue. The world changed profoundly in the 19th century. Economics, political, social, cultural, and the technological factor interacted in complex way to transform to societies and the reshape external relations. बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस भेजे थे. आज हम उसका तीसरा वीडियो आगे देखेंगे. सेकंड पार्ट 19वीं शताब्दी जो 1815 से लेकर 1914 तक का समय रहा है. 19वीं शताब्दी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी. आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तकनीकी कारकों के पूरे समाजों में कायापलट कर दी और विशेष संबंधों को नए डोरों से ढाल दिया. इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक्सचेंज. द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड which is the 19th century refer largely to the trade in goods. The second is the flow of labor. The migrations of people in search of employment. And third is the movement of capital for short term or long term investment over long distance. बच्चों, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को 3 तरह की गतियों को प्रवाहों का उल्लेख किया है. इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार की तक सीमित था. दूसरा श्रम का प्रवाह होता है. इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है. All 3 flows were closely interwoven and affected people's lives more deeply. Now than ever before, the interconnections could sometimes be broken. For example, labor migrations was often more restricted than good or capital flow. बच्चों, ये तीनों की तरह प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों को जीवन को प्रभावित करते थे. कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे. उदाहरण के लिए वस्तुओं और पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई गई थी. नाउ द फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स टेक शेप. The good place of start is the changing the pattern of the food productions and consumptions in industrial Europe. Traditionally, countries like to be self-sufficient in food, but in 19th century Britain, self-sufficiency in the food meant lower living standard and the social conflict. बच्चों, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय. इस विषय में समझने के सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग में बदलने वाले रुझानों का विचार करें तो बेहतर होगा कि सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं. लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग ही थी. अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता या रास्ते चलता तो वहाँ के लोगों को जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव बढ़ जाता. Population's growth from the late 18th century had increased the demand for food grain in Britain as urban centers expanded in the industry grew. The demand for agriculture's product went up, pushing up food grain prices. Under the pressure from landed group, the government also restricted and the importance of corn. The laws allowing the government to do this were commonly known as the Crown Law. Unhappy with the high food prices, industrials and the urban dwellers forced the abolitions of the Crown Law. बच्चों, 18वीं शताब्दी में
18वीं शताब्दी में आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले, उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों का दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। After the corn laws were scrapped, food could be imported into the Britain more cheaply than it could be produced within a country. बच्चों, कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत बड़ा कीमत भी खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने का था। British agriculture was unable to compete with the importance with vast area of land were not left uncultivated, and the thousands of men and women were thrown out of the work. They flocked to the cities or migrated overskilled. फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहर में या दूसरे देशों में जाने लगे थे। और उसके अलावा 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन को औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि भी हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन के पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। इट वॉज नॉट इनफ merely to clear the land of agriculture. Railway were needed to link off agricultural region to the ports. New harbors had been built, old one expanded to strip the new cargoes. People had to settle on the land to bring them under cultivations. This meant building homes, settlement. All these activities in turn required capital and labor. बच्चों, खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था। खेतियार इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना या पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीन पर खेती करने के लिए आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहाँ आकर बसें, यानी नए घर बनाना, नई बस्तियाँ बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन से वित्तीय केंद्र से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम प्रवाह होने लगा। Nearly 50 million people immigrated from Europe to America and Australia. In the 19th century, all over the world, some 150 millions are estimated to have left their homes, crossed oceans and vast distance overland in search of better future. 19वीं सदी के यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर को छोड़कर दूर दूर देशों में काम करने के लिए बस गए। By 1890, the global agriculture economy had taken shape. Accompanied by the complex change in the labor movement patterns, capital flow, ecology and technology, food no longer came from a nearby village or town, but from the thousands of miles away. It was not grown by the peasant tilling his own land, but by the agriculture worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm of that only the generations ago. बच्चों, 1890 तक की एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही
श्रम व्यवस्था को रुझाने, पूंजी प्रवाह, परिस्थिति और तकनीक के बलिक हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान भी खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहाँ आए थे और ऐसी खेती का काम कर रहे थे जहाँ महत्व एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसके दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन में काम करवाया जाता था। Some of the dramatic change throughout on the smaller scale acquired the closer home in the West Punjab. Here the British Indian government built a network of irrigation canals and transformed semi-desert waste into the fertile agricultural land that could be grow wheat and cotton for export. The canal colonized as the area irrigated by the new canals were settled by the peasants from the other parts of Punjab. बहुत छोटे पैमाने पर सही, लेकिन इसी तरह नाटकीय बदलाव पर हमने यहाँ पंजाब भी में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों और सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी, नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन को सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही होगी, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी ताकि इससे अलग नहीं है ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके, इसलिए इनकी कोशिश रही होगी। तकनीकी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। What was the role of technology in all this? The railway, steamship, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine to transform the 19th century world. But technological advances were often the result of large social, political, and economic factors. For example, colonizations stimulated new investment and the improvement in transport. Faster railway lighter wagons and the large ship helped move for food more cheaply and quickly from far away form of final market. तकनीकी भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीक का क्या रहा होगा ये हम समझेंगे। ये सब तकनीकी बदलाव कुछ महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए उपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाले रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पादन को खेतों से दूर दूर और बाज़ारों में लाया कम लागत पर ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता था। The trade in the meat offered the good example of this connected process. Till the 1870th century, animals were shipped live from America to Europe and then slaughterred when they arrived there, but live animal took up to the ship space. Many also died in voyage, fell ill, lost weight, and become the unfit or eat. Meat was the hands of the expensive luxury beyond the reach of the Europeans poor. High prices in the turn keep demand and productions down until the development of new technology. बच्चों, आपने अभी ये देखा कपास और गेहूँ का, आगे सुनो। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप का मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर भी भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था।
लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था या खाने लायक नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन का, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी पानी के जहाज़ों से द्वारा भेजा जाने लगा। रेफ्रिजरेटर की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्रियों में ले जाया जा सकता था। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा के पहले मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उसका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इसमें न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्वक खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब वो बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए। नाउ लेट 19th century colonization. Trade flourished and the market expanded in the late 19th century. But this was not only the period of expanded trade and increased the prosperity. It is important to realize that there was a darker side of process. In many parts of world, the expenses of trade and closer relationship with the world economics also mean the loss of freedom and livelihood. बच्चों, 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद, 19वीं शताब्दी में आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। इजाफे और विश्व अर्थशास्त्र के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तन में आए और उपनिवेशवाद समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों को बांटने के लिए प्राय इसी तरीक़े का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप का ताकतवर देशों में की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। ब्रिटेन एंड द फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर overseas territories in the 19th century. Belgium and Germany became new colonial power. The USA also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. Let us look on the example of destructive impact of colonization on the economy and livelihood of colonized people. 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल पर भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेशवाद ताकतों के रूप में सामने है। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक तक आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका उपनिवेश ताकत बन गया। आइए देखिए कि उपनिवेश से ये उपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था जो रोटी रोजी और साधनों पर क्या असर पड़ता है। Rinderpest of the cattle plague. In Africa in 1890th century, fast spreading diseases is cattle plague or the rinderpest had the terrifying impact of people livelihoods and the local economy. This is a good example of widespread the European imperial impact on the colonized societies. It shows how in this area of conquest, even the diseases affecting cattle reshaped the lives and fortune of thousands of the people and their relations with the rest of the world. बच्चों, रिडरपेस्ट या मवेशी फ्लैग ये एक प्रकार की बीमारी जो जानवरों में होती है। फ्लैग अफ्रीका में 1890 के दशक में रिडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई।
मवेशियों में फ्लैग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर यह असर आया। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल को ढाल दिया। हिस्टोरिकली अफ्रीका एंड abandoned land and the relatively small populations for centuries land for land livestock sustained Africans' livelihoods and the people rarely work for the wage. In the late 19th century Africa there were a few consumed good that the wages could buy. If you had been an African possessing land, it livestock, and there was a plenty of both, you too would have seen little reason to work of wage. बच्चों, प्राचीन काल में अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका की ज़िंदगी व कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहाँ पैसे या वेतन का काम करने का कोई चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिरी में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। 19वीं सदी के आखिरी में यूरोप को ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों को दहन करने चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप में भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास होकर रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब तक करदाता बागानों में और खदानों में काम नहीं करता। Brandenburg arrived in Africa in the late 1880th century. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa, entering the Africa in the East Rendeps move where the forest fire reaching Africa Atlantic coast in 1892. It reached the Cape Africa's southernmost tip. 5 years later, along the way of Rendeps killed 90% of cattle. अफ्रीका में रीडर पेस्ट नाम की जो बीमारी आई थी उससे 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों के पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश अधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए, उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका में तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंची। 5 साल बाद यह कैंप अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा कहलाता है तक पहुंच गई। रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on the other parts of 19th century world. 19वीं सदी की दुनिया की अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण पर विजय और परिणामों की ऐसी कहानियाँ देखी जा सकती है। Indentured labor migrations from India. The example of indentured labor migrations from India also illustrates to two sides nature of 19th century would be it was world of faster economic growth as well as great mystery, higher income for some of the poverty for others.
technological advance in some area and now new forms of conquered in other. भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, भारत से अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाना और 19वीं सदी की दुनिया में विविधता को प्रतिबंध करना। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों को आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्र में उत्पीड़न के नए रूपों का इज़हार हुआ। 19वीं सदी में भारत और चीन के लोगों के मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों से लाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह का अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी, यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। Most Indian indentured worker came from the present day regions by eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India and dry district of Tamil Nadu. In the mid-19th century, these regions expanded many changes. Cottage industries declined, land rents rose, land were cleared by mines and plantations. All the affected in leave of poor, they failed to pay their rents, become deeply indebted, they were forced to migrate in search of work. भारत के ज़्यादा अनुबंधित श्रमिक मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे और कुटीर उद्योग खत्म हो गए थे। ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सुरीनामा, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे और कमीशन और मिलता था। बहुत सारे अग्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गांव गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फसलाने और झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करेंगे, किसी भी चीज़ का उनको पूरी हालत नहीं बताते थे। मोस्ट इंडियन वर्कर्स, द मेन डिस्टेंस ऑफ इंडियंस migrations were the Caribbean island, mainly the Trinidad, Guianas and Suriname. Circumstance of the done by the agent engaged by the employees and paid a small commissions. Many migrants agreed to take up work to hoping the escape the poverty of operations in their home villages. Agents also tempted the prospective migrant and the providing false information about the final distance. 19th century indenture has been the described was new system of slavery. On the arrival at the plantations, labor found the conditions to be different from what they had emigrated. Living and working conditions were harsh and there were few legal rights. 19वीं सदी में इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि उन्हें कैसी उम्मीद कर रहे हैं, वहाँ कैसी हालत नहीं है। नई जगह में जीवन व कार्य स्थितियाँ कठोर है। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर के भी नहीं है। उनके बावजूद मजदूरों ने भी ज़िंदगी बसर करने का अपना एक तरीका ढूंढ निकाला। बहुत सारे लोग तो भागकर जंगलों में चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी।
बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्माभिव्यक्ति के लिए नई रूप खोज ली। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस पर एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। ऐसे मेले को इमाम हुसैन के नाम दे दिया गया। इसमें सभी धर्मों के नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ता फरियादवाद नामक विद्रोही धर्म गायक बॉब मालो ने ख्याति के शिखर पर पहुंच गया। वह भारतीय अप्रवासियों के कैरिबिया द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। उदाहरण है कि सांस्कृतिक समागम के स्वरूप पर एक नई वैश्विक दुनिया का उदय प्रक्रिया का अंग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्थानों को चीज़ें आपस में घुल मिल जाती है। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो चुकी थी। वह बिल्कुल नया रूप सामने आया था। ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने पर भी वापस नहीं लौटे थे। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर ऑल्सो फॉलो द यूरोपियन colonizer into Africa. Hyderabadi Sindhi traders, however, the virtuous beyond the Europe colonized. From the 1860th century, they established the flourishing important at the busy ports worldwide, selling the local and important carriage of the tourists, whose number were beginning to swell, thanks to the development of safe and comfortable passenger vehicle. 20वीं सदी की शुरुआतों के सालों से ही हमारे देश में राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में ये बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों और वंशज ने कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे, उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। न्यायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों ने विक्षोभ और पर इस अवसाद को खूब दिखाया है। इंडियन ट्रेड colonizations and the global system historically finds the cotton product in the India were exported to Europe. Within the industrialization, British cotton manufacture began to expand and industrial pressures to the government to restrict cotton import and protect the local industry. Tariffs were the imposed and cloth imports into the Britain. Consequently, the inflow of the fine Indian cotton began to decline. भारतीय व्यापार उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोप देशों में निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहाँ के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए, स्थानीय उद्योगी रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों की सीमा शुल्क थोप दी गई। वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas market for their clothes. Excluded from the British market by the tariff barrier, Indian textile now faced stiff competitions in other international markets. If we look at the figure of the export from India, we see the steady the decline of share of cotton textile from 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870 century, these proportions had dropped below 3%. बच्चों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादन दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाज़ारों के बेदखल हो जाने पर भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े का निर्यात में लगातार गिरावट और रुझान दिखाई देता था। सन 1800 के आसपास
निर्यात सूती का कपड़ा प्रतिशत 30 था, जो 1895 में घटकर 15% ही रह गया। 1817 तक तो वह अनुपात केवल 3% ही रह गया। What then did the Indian export? The figure agent tell the dramatic story. While export the manufacture declined, the rapidly export of raw material increased equally fast. Between 1812 बाप रे क्या हो गया, सॉरी रुक गया वीडियो बीच में।